अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ इश्क़ हुरम बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 12। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अपने इन नावल्स को अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि राइटर का हक होता है। ये नावल आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इस नावल को अब हम शुरू करते हैं। एयरपोर्ट पर खड़ा वो शख्स किसी का इंतज़ार कर रहा था। बारी बारी लोग अंदर से निकल रहे थे, लेकिन उससे जिनका इंतज़ार था वो नहीं आ रहे थे। तकरीबन 2 मिनट ही गुजरे थे जब उसे सामने से जारिम चलता हुआ नजर आया और उसके साथ रोमी उसका हाथ पकड़कर चल रहा था। यज़दान ने मुस्कुराकर उन्हें आते देखा तो जारिम तेज तेज कदम उठाता जल्दी से आकर यज़दान के गले लग गया। कितने सालों बाद अपने छोटे भाई से मिल रहा था। भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। जारिम को गले लगे उसने अपने दिल का हाल बयान किया तो मुस्कुराते हुए उससे दूर होकर उसके गाल खींच गया। मानता हूँ मैं पहले गया होगा मानता हूँ मैं पहले किया होगा, लेकिन अब तो नहीं करता होगा। बीवी जो आ गई है तेरी, जारिम शौक अंदाज में बोला तो उसने अपने लबों पर जबान फेरी। रोमी मेरी जान, कैसे हो। रोमी पर नज़र डालते उसने झुककर उसे अपनी बाजू में उठाया। चाचू, इट्स नॉट फेयर, आपको पहले मुझे हक करना चाहिए था। मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। बाबा से तो आप पहले भी मिले हुए हैं। अपने मोटे मोटे गाल फुलाते और मुंह फुलाकर बोला, उप्स, मुझसे मिस्टेक हो गई। उसने भी जवाबन रोमी को देखकर मुंह लटकाया। ये तो बताओ, आने में देर क्यों लगा दी। रोमी से पूछते उसने जारिम की तरफ देखा। चाचू, आपको पता है जहाज में इतनी प्यारी एयर होस्टेस थी, मैंने बाबा से कहा लाइन मारे इस पर, बाबा ने इतना अच्छा मौका जाने दिया। वो सारी दास्तान सुनाने लगा। मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ, बाबा को कोई लड़की ही पसंद नहीं आती। अपने माथे पर हाथ मारकर अफसोस से बोला तो यज़दान और जारिम का एक साथ कहकहा बुलंद हुआ। मेरी जान, तुम परेशान क्यों होते हो। अब बाबा की शादी हम दोनों मिलकर करवाएंगे। लठमार वाले अंदाज में बोलते उन दोनों ने हाथ की ताली बजाई। एक मुसीबत कम थी जो अब मैं दो दो संभालूंगा। वो भी मजाहिया बोला तो वो लोग सामान उठाकर हंसते हुए गाड़ी में जा बैठे। यज़दान ने घर में किसी को नहीं बताया था। जारिम चाहता था वो सबको सरप्राइज़ दे। आज बाकी दिनों की निस्बत मौसम काफ़ी खुशगवार था। हवेली की खूबसूरत बाग में वो टहलती, कुदरत का मज़ा लेती। कभी इस फूल को हाथ लगा रही थी तो कभी दूसरे फूल को। जब उसका दिल किया वो खिला हुआ गुलाब का फूल तोड़ ले। वो अपने दिल की सुनती वो गुलाब की जानिब बढ़ी। उसने गुलाब को तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, उसमें लगे कांटों में से एक कांटा उसकी उंगली में चुभ गया। उसने फूल को उतारने के लिए जोर से खींचा था, जिसके बाद वो कांटा अंदर तक चला गया। वो अपने हाथ को झटकती वो एकदम चिल्लाई। अजलान जो घर जाने के लिए वहां से गुजर रहा था, उसके चीखने की आवाज़ पर वो उसकी जानिब बढ़ा। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो। अपने हाथ को हिलाती वो हरी घास पर उछलने लगी थी। कांटा चला गया मेरी उंगली में, तकलीफ से बोलते उसकी आंखों के किनारे भीगने लगी। दिखाओ मुझे। उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्यों, तुम डॉक्टर हो। दर्द उसके चेहरे से वाज़ेह हो रहा था। मिशी, हाथ दो अपना। रौबदार लहजे में बोलते उसने उससे बाजू से पकड़कर एक जगह खड़े किया तो उसने हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। उसने देखा कांटा वाकई अंदर तक चला गया था। निहायत एहतियात से उसने उसकी उंगली को दबाया और अपने दूसरे हाथ से वो बारीक कांटा बाहर निकाला। इस दौरान उसके मुंह से एक सिसकी निकली। दर्द हो रहा है, अजलान ने फिक्रमंद लहजे में पूछा तो उसने अपने सर को खफीफ जंबिश दी। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, मशकूर लहजे में बोलती वो जल्दी से अपना हाथ उसके हाथों से निकाल गई तो वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम जा रहे हो। उसके शोल्डर्स में हल लटका बैग देखकर वो समझ चुकी थी कि वो बाहर जा रहा था। हाँ, कहती हो तो नहीं जाता। मिशी ने देखा आज उसके अंदाज बदले बदले से लग रहे थे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। वो नज़र चुराती उजरत में बोली, जा तो रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द आऊँगा, इंतज़ार करना मेरा। ठहर ठहर कर बोलता वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता। अपने अल्फाज से उसके दिल की धड़कन तेज़ कर गया था। खुद तो वो चला गया था मगर उसे एक नई हलचल में डाल गया था। न जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसके दिल में कुछ हुआ था। अपनी सोचों को झटकती एक लंबा सांस ताज़ा हवा में लेती वो अंदर की जानिब बढ़ गई। दो बसें तेज़ रफ्तार में चलती अपनी मंजिल की जानिब जा रही थी। जब एक स्टॉप पर वो दोनों बसें एक साथ रुकी। मुसलसल सफ़र करते वो लोग भी थक चुके थे, इसलिए अब सीटें ले लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट के सामने बस रोकी।
اسٹے کے لیے انہوں نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے بس روکی۔ ٹیچرز کے اترنے کے بعد سب اسٹوڈنٹس باری باری کر کے نیچے اترے۔ جب پری ابھی اتری ہی تھی تو زویان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کروایا۔ میری نظروں کے سامنے ہی رہنا، سمجھ گئی تم؟ حکم انداز میں بولتے وہ اس سے وارن کر رہا تھا۔ اگر میں نظروں کے سامنے نہ بھی ہوئی تو آپ کی نظریں اتنی تیز ہے وہاں تک میرا پیچھا کر لیں گی۔ وہ جلے ہوئے لہجے میں بولی، یہ اپنا دوپٹہ صحیح ادھر لو۔ اس کے گلے میں جھولتا دوپٹہ اسے کب سے کھٹک رہا تھا۔ آپ مجھ پر روک ٹوک نہ کریں۔ اس کا تو پہلے ہی موڈ خراب تھا زویان کے ساتھ آنے کی وجہ سے، اور اب اس کا روک ٹوک کرنا اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ دوپٹہ لو جلدی ورنہ یہاں سے ہی سیدھا گھر لے جاؤں گا۔ اس بار اس نے دھمکی دی تو اس کی طرف دیکھ کر بنا ہوا منہ بناتی اپنا دوپٹہ صحیح کرتی ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ کشمیر کے اس ریسٹورنٹ میں سب نے مل کر کھانا انجوائے کیا تھا۔ اب ان کا تھوڑا ہی سفر رہ گیا تھا، انہیں کشمیر کے پہاڑوں میں جانا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران زویان مسلسل پری کو دیکھ رہا تھا، مگر اب سب کھانا کھانے کے بعد واش روم سے ہو کر بس میں بیٹھ رہے تھے، لیکن وہ ابھی بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی نظریں ایک معصوم سے خرگوش سے ٹکرائی۔ سفید بالوں والا وہ چھوٹا سا خرگوش اسے بہت ہی پیارا لگا تھا۔ اسے پکڑنے کے لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس گئی، جبکہ زویان اس کی ایک ایک کارروائی پر نظر رکھ رہا تھا۔ خرگوش کو اپنی گود میں بٹھائے وہ اس سے پیار کر رہی تھی جب زویان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا۔ سر آپ کے پاس بیلنس ہوگا؟ مجھے گھر کال کرنی ہے، یہاں پر نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس نے اپنی پینٹ سے موبائل نکالا اور لاک کھول کر اس کی جانب بڑھایا تو اسٹوڈنٹ نمبر ڈائل کرنے لگا، پھر اپنے کان کے ساتھ لگا لیا تو اس نے پری کی سمت دیکھا جو کچھ وقت پہلے تو خرگوش کے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن اب وہ وہاں پر نہیں تھی۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر صحیح معنی میں اس کے ہوش ٹھکانے لگے تھے۔ ابھی تو وہ اس کی نظروں میں تھی، پھر اچانک سے وہ اس کی نظروں سے اوجھل کیسے ہو گئی؟ اس کے چہرے کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے دیکھا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر ریسٹورنٹ کا بیک ڈور تھا۔ اس نے اس دروازے کے باہر نظریں دوڑائی جب اس اسٹوڈنٹ نے موبائل اس کی جانب بڑھایا اور خود وہ چلا گیا۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا تھا، اتنی سردی میں اسے پسینہ آنے لگے تھے، ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی جب وہ دوڑتا ہوا بیک ڈور کی طرف آیا، لیکن اسے آس پاس بھی پری کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ کے دائیں جانب پہاڑ تھے جبکہ دوسری جانب جھیل تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس جانب گئی ہوگی۔ ابھی وہ پہاڑوں کی سمت دیکھ کر جھیل کی طرف دیکھنے ہی لگا تھا جب اس نے پری کی چیخ سنی۔ چلانے کی آواز پر اس نے جھیل کی سمت دیکھا جہاں وہ اس خرگوش کو بچاتی ہوئی خود جھیل میں جا گری تھی۔ پانی کے چھلانگ پر اس نے جھیل کی جانب غور سے دیکھا، جہاں کچھ گرنے پر پانی کا چھلانگ اوپر کی جانب آیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی وہ بھاگتے ہوئے جھیل کے پاس آیا جہاں وہ باہر نکلنے کے لیے پانی پر اوپر کی جانب ہاتھ مار رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں مجھے تیرنا نہیں آتا۔ اس کے بولے گئے الفاظ اسے اپنے کان میں گونجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی، اس کی پیشانی پر بے شمار بل پڑے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا اسے بچانے کے لیے پانی میں کود پڑا۔ کشمیر کی جھیل کا ٹھنڈا پانی کلفی جما دینے کا ہنر رکھتا تھا، اور رات کے وقت تو یہ پانی اور زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اپنے ہاتھ پیر ہلاتے وہ پانی میں تیرتا ہوا اس کی جانب بڑھا جو چھپ چھپ ہاتھ مار رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے پری کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، لیکن اس دوران اس نے محسوس کیا پانی کا بہاؤ نیچے کی جانب تھا۔ پانی انہیں نیچے کی طرف ڈھکیل رہا تھا، وہ پری کو اپنی جانب ڈھکیل رہا تھا، مگر پانی کا بڑھتا پریشر اسے پیچھے کی جانب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جبکہ وہ خود پانی میں تیرتا ہوا اس کے قریب جانے لگا۔ اس کے قریب جاتے ہی اس نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا تو وہ ڈرتی ہوئی اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کرتی اس کے ساتھ چپک گئی۔ جھیل کے آس پاس بھی پہاڑ تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈے۔ اس نے محسوس کیا تھا وہ کانپ رہی تھی، اس کے دانت آپس میں بج رہے تھے، اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ زویان نے پوری قوت سے اسے خود میں بھیجا تھا تاکہ اسے اس کے جسم کی گرماہٹ محسوس ہو۔ ان کا بس منہ ہی پانی سے اوپر تھا، باقی وہ سارا پانی میں ڈوب چکے تھے۔ ایک دم سے زویان کی نظر سائڈ پر کٹے پڑے درخت سے ٹکرائی تھی جس کی شاخ آدھی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مل گیا تھا اسے راستہ پانی سے باہر نکلنے کا۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھوں سے تیرتا ہوا اس شاخ کی جانب جا رہا تھا جب پانی کی ایک تیز لہر آتی ہوئی انہیں اپنی سمت کھینچتی ہوئی آبشار کی جانب منتقل کر گئی۔ لہر پر لہریں آ رہی تھیں، انہیں اپنی جانب ڈھکیل رہی تھی، جبکہ وہ پانی میں پیر چلاتا ہوا سائڈ پر جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک تیز لہر انہیں آبشار کے کنارے پر لے آئی۔ وہ آبشار کی جانب بڑھ رہے تھے، اوپر سے ٹھنڈی چلتی ہوائیں انہیں برف بنا رہی تھی۔ پانی کے نیچے کی جانب آتے پریشر پر وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔
जिस की वजह से वो दोनों झील से होते हुए नीचे की जानिब आबशार में पूरे भीगते हुए गोल गोल घूमते नीचे झील की तरफ बढ़ रहे थे। आबशार पर पानी का शोर काफी ज्यादा था। परी ने जोयान को मजबूती से पकड़ रखा था। आबशार से सीधा वो नीचे झील में आ गिरे थे। यजदान की गाड़ी हवेली के अंदर आकर रुकी थी। गाड़ी से उतर कर वो तीनों अंदर की जानिब बढ़े थे। एंट्रेंस पर पैर रखते उसने हॉल में देखा, जहां बैठी बीजान हाथ में चाय का कप पकड़े टीवी पर कुछ देख रही थी। जबकि किसी के आने पर उन्होंने अपनी नज़रों का जाविया बदलकर एंट्रेंस की जानिब देखा, जहां जारिम, रोमी और यजदान मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। जारिम को यूं अचानक यहाँ पर देख कर उनका चेहरा तो हकदक ही रह गया था। बेयकीनी में उनके हाथ में मौजूद चाय का कप छूट पड़ा तो गिरने की आवाज़ पर उसके पास बैठे आगा जान, जो अखबार का मुताला कर रहे थे, बीजान की तरफ देखते उनकी नज़रों के ताक़ुब पर उन्होंने भी दरवाजे की जानिब देखा। उन्हें यूं हैरान देखकर जारिम चलता हुआ उनके पास आया। बीजान तो जैसे सकते में ही चली गई थी, तो उसकी आवाज़ पर वो होश में आई। बीजान और आगा जान दोनों ही खड़े हो गए थे। उनके खड़े होते ही जारिम झुककर बीजान के गले लग गया। अपने पोते के गले लगती उस ज़ारो कतार रोने लगी। बीजान को रोता देख उसकी आंखों में भी नमी आई थी। रोमी भागता हुआ आते ही आगा जान से लिपट गया। उन्हें तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था, आखिर वो 5 साल बाद वापस हवेली आया था। बीजान, आप तो ऐसे रो रही है जैसे मुझे कुछ हो गया है। बीजान से अलग होते उसने उनके हाथ चूमे। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, ये तो मेरे पोते को देखकर खुशी के आंसू है। अपने आंसू साफ करती वो प्यार से बोली तो जारी मुस्कुराया और आगा जान के गले लग गया। पानी हाय गर्ल, हॉटी गर्ल, मुझसे नहीं मिलोगी। खुद के इग्नोर हो जाने पर वो खुद ही बोल पड़ा था, अरे क्यों नहीं मेरे बच्चे। बोलते ही बीजान ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसके चेहरे पर प्यार किया। बारी बारी घर के सब ही लोग हॉल में आ चुके थे और बारी बारी करके उसे मिले। जारिम, तुम्हें आने से पहले बताना चाहिए था, बीजान शिकायत कर गई थी। बीजान, मैंने यजदान को बताया था, उसने आपको नहीं बताया। अपना दामन बचाते वो सारा इल्ज़ाम यजदान पर डाल गया। भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। बीजान, भाई ने ही कहा था कि मैं घर में किसी को ना बताऊं। हॉल में बैठे सब लोग अब जारिम को घूरने लगे। क्यों जारिम बेटा? राफे साहब ने जारिम की तरफ देख कर पूछा। बाबा, अगर मैं बता देता तो सरप्राइज़ कैसे देता, वो खुशगवार लहजे में बोला। अब कैसे तेरा दिल कर गया हवेली आने का? फायजा बेगम हाथों को हिलाती तफ्तीशी लहजे में पूछने लगी। चाची, एक न एक दिन तो मैंने हवेली वापस आना ही था, फिर वो कल हो या आज, क्या फ़र्क पड़ता है? वो फॉर्मल अंदाज में बोलता उनकी बात का जवाब दे गया था। वैसे जारिम, अब तक तो तू सब कुछ भूल गया होगा। फिर बता, कोई शादी वादी का प्लान बनाया? फायजा बेगम खुशगवार माहौल में आग लगाना नहीं भूली थी, तो तकरीबन सभी ने उन्हें घूरा था, जबकि जारिम का चेहरा मुरझाया था। फायजा बेगम के साथ बैठी माया की नज़र तो बस यजदान के पास बैठी जायमा की कलाइयों पर थी। थ्री क्वार्टर बाजू पहनने की वजह से जायमा की कलाई में मौजूद खानदानी कंगन वाज़ेह दिखाई दे रहे थे, जिसे देखते ही वो जल भुन गई थी। वो काफ़ी दिनों से फुल बाजू पहन रही थी, लेकिन आज उसने थ्री क्वार्टर बाजू पहने हुए थे, जिसकी वजह से उसकी कलाई में मौजूद हीरे के कंगन बखूबी नजर आ रहे थे। भाई, आपको पता है मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 2 दिन हो गए हैं। वर्कर्स भी आ रहे हैं। अब देखना मैं आपका बिजनेस कैसे ऊंचाई पर ले जाता हूँ। जारिम के पास उसके फजूल से सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए हनान उन्हें अपनी जानिब मबजूल कर गया। क्या बात है हनान, फिर तो मैं और यजदान कल ही तुम्हारा ऑफिस देखने आएंगे। हनान के शाने को थपकते वो नर्म लहजे में बोला। अभी रात हो रही थी, इसलिए उसने सुबह जाने का सोचा। हाँ भाई, ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगा। कहते ही वो अपने भाई के गले लग गया और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। तो उस वक्त हनान का मोबाइल रिंग हुआ। कॉल को प्रेस करते उसने अपने कान के साथ लगाया, लेकिन दूसरी जानिब से न जाने क्या बोला गया था, जो एक्सक्यूज़ करता हुआ हवेली के दाखिली दरवाजे से बाहर निकल गया। फार्म हाउस के सामने उसने अपनी गाड़ी रोकी। हलचली में गाड़ी से निकलते उसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। हॉल में बैठी मुलाजमा उसी का इंतज़ार कर रही थी। उसे आते देख वो उसकी जानिब बढ़ी। सर, वो मुझसे नहीं संभल रही, ना कुछ खा रही है, बस रोई जा रही है। और तो उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें पकड़कर कमरे में बंद किया, जिसकी वजह से गुस्से में उन्होंने कमरे की हर चीज़ दरहम बरहम कर दी है। मुलाजमा बोले जा रही थी जब उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को दबोचा और अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश की। आप खाना गर्म करके कमरे में लेकर आए। हुक्मिया बोलते वो कमरे
कमरे की जानिब बढ़ा। कमरा बाहर से लॉक था। कमरे की कुंडी खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा अंदर का निज़ाम वाकई में दरहम बरहम हो चुका था। बेड की बजाय ज़मीन पर बिछी हुई थी। ड्रेसिंग में मौजूद चीज़ें टूट चुकी थी। कमरे में मौजूद गुलदान भी टूटा पड़ा था। हर चीज़ यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। क्यों आए हैं आप यहाँ? उसके अंदर आते ही उसने हाथ में पड़ा कुशन खींचकर पूरी कुव्वत से उसे दे मारा। उसका निशाना तो परफेक्ट था, मगर हनान को लगने से पहले ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस कुशन को अपने हाथ में पकड़ा। ये घर मेरा है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ, वो रौबदार लहजे में बोला था। फिर मुझे क्यों यहाँ कैद कर रखा है आपने? उसके करीब आते उसने उसे कॉलर से पकड़ा तो हनान ने इतने नज़दीक से उसके चेहरे को देखा। वो ज़री नहीं थी, वो तो कोई और ही थी। उसका चेहरा बदल चुका था, उसकी आंखें अंदर जा चुकी थी, होंठ खुश पड़ चुके थे, गाल पर बहते आंसू जम गए थे। उसकी आंखें और नाक रोने की वजह से सुर्ख पड़ चुकी थी, आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका दुपट्टा उसके जिस्म पर नहीं था। उसकी ऐसी बिखरी और उजड़ी हुई हालत देखकर उसने अपनी आंखें कर्ब से मींची। वो ये तो नहीं चाहता था कि वो उसे नुकसान पहुंचाए, मगर फिर भी उसे नुकसान पहुंचा गया था। उसकी आज ये हालत उसी की वजह से ही तो थी। बोल क्यों नहीं रहे आप? बताएं मुझे, जब आपने मुझे बोला था मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, तो क्यों नहीं लेकर जा रहे? क्यों मुझे यहाँ कैद कर रखा है? ऐसे तो कोई परिंदों को भी नहीं कैद करता जैसे आपने मुझे कैद कर रखा है। उसका भीगा हुआ लहजा से उसे शर्मिंदगी में कर रहा था। वो 2 दिन से वो बिज़नेस में इतना मसरूफ़ हो गया था कि ज़री के पास आने का उसके पास वक़्त नहीं था। उसने कुछ बोलने के लिए मुँह खोला ही था जब मुलाज़िमा ट्रे में खाना लेकर अंदर दाखिल हुई। बगैर उनकी तरफ देखे वो साइड टेबल पर खाना रखकर चली गई। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा घर। वो यकीन से बोला तो ज़री ने उसकी आँखों में देखा जहाँ दगाबाजी नहीं थी, सिर्फ़ सच्चाई थी। कब? रोती आवाज़ में वो फ़कत अपने लफ्ज़ ही अदा कर पाई, लेकिन उसके हाथ अभी भी उसके कॉलर पर थे। जब सही वक़्त आएगा, उसकी हरी आंखों में देखते हुए आराम से बोला था, कब आएगा सही वक्त? उसका लहजा अब ढीला पड़ चुका था, उसकी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। वो खुद को मजबूत जाहिर करते करते अब कमज़ोर पड़ गई थी। बहुत जल्द तासुब से बोलते उसने अपने कॉलर में मौजूद उसके हाथों में अपने हाथ रखे। उसके हाथों को छूते ही उसकी आंखें फैली थी, उसके हाथ फुल गर्म थे। ज़री तुम्हें बुखार है? उसने महसूस किया वो बुखार में तप रही थी। उसके हाथों को छोड़ते उसने उसके माथे पर हाथ रखा जो गर्म आग हो रहा चुका था। उसे बाजू से पकड़कर उसने बेड पर बिठाया और वाइप्स का पैकेट लेकर उसके पास आया। ज़री तुम लेट जाओ। ग्लास में पानी उंडेलते उसने ज़री से कहा, लेकिन वो शल सी कैफियत में बैठी कुछ न सुन रही थी, ना बोल रही थी, ना हिल रही थी। तो हनान ने उसे खुद बेड पर लिटाया और कंफर्टर खोलकर उस पर अच्छी तरह से उड़ा दिया। वाइप्स को पानी में डुबोते उसने ज़री के माथे पर उसे फोल्ड कर रखा। इसी दौरान ज़री उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे को देखते ही जिसमें सिर्फ उसके लिए फ़िक्र ही फ़िक्र थी। वो समझ नहीं पाई थी उसकी ये हालत, वो क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहा था। ठंडी पट्टियाँ करने के बाद उसने उस पर झुककर उसके पीछे का कुशन दुरुस्त किया और उसे उठाकर थोड़ा सा ऊपर को बिठाया और रोटी का निवाला तोड़कर उसने उसके मुंह के आगे किया। ज़री मुंह खोलो। वो नरम लहजे में प्यार से उसे मुखातिब कर रहा था। उसके इतने प्यार से बोलने पर वो और तेज़ भूख की वजह से वो न चाहते हुए भी अपना मुंह खोल गई थी। तो उसने जल्दी से निवाला उसके मुंह में डाल दिया। आधी रोटी उसे खिलाते उसने ज़रा से मेडिसिन का बॉक्स निकाल कर कुछ टैबलेट अपने हाथ पर रखी। गिलास में पानी डालकर टैबलेट को खोलकर उसने उसकी जानिब बढ़ाए। उसके हाथ से टैबलेट पकड़ती और मुंह में डालती पानी का गिलास अपने लबों से लगाई गई। उसकी टैबलेट खाने के बाद हनान ने उसे बेड पर अच्छे से लिटाया और उस पर कंफर्टर ठीक किया। खुद वो उसके पास ही बैठा रहा। वो टैबलेट के ज़ेरे असर गुनुदगी की वजह से जल्दी सो गई। ज़री की खराब तबीयत की वजह से आज उसने घर जाने का इरादा तर्क कर दिया था। वो आज रात ज़री के पास रहना चाहता था, उसका ख्याल रखना चाहता था। वो अब बिना पलके झपकाए उसके सोते हुए मासूम चेहरे को देख रहा था। जब देखते ही देखते उसने झुककर उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मेहर छोड़ी थी। फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरते वो उसे महसूस करने लगा। आज की पूरी रात उसकी महबूब का दीदार करने में गुजरनी थी। वैसे भी जब महबूब पास हो तो नींद किससे आती है, तो उसकी भी आज की रात उसे तकने में ही गुजरने वाली थी।
وہ دونوں صبح صبح تیار ہو کر حنان کے بلانے پر اس کے آفس آ گئے تھے۔ وہ فارم ہاؤس سے سیدھا آفس آیا تھا، اس لیے اس کی فائل گھر ہی رہ گئی تھی۔ اس نے یزدان کو میسج کر کے لانے کا بھی کہا تھا، لیکن اس نے میسج ہی آفس پہنچ کر سین کیا تھا، اس لیے اب انہوں نے حویلی میں کال کر کے زائمہ کو فائل لانے کا کہا تھا۔ اس کے کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے جو وہ ڈرائیور سے کہہ کر منگوا نہیں سکتا تھا، اور زویان اور اذلان بھی گھر پر نہیں تھے، اس لیے اس نے زائمہ کو لانے کا کہا تو وہ آئی تو ڈرائیور کے ساتھ تھی، لیکن فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ فائل کو احتیاط سے پکڑتی وہ آفس میں داخل ہوئی۔ جب اسے ریسیپشن میں موجود لڑکی سے پتہ چلا کہ سب سے اوپر والے فلور پر جانا ہے تو وہ سیڑھیوں کو ڈھونڈتی آگے کی جانب ہوئی تھی، جب ایک لڑکی نے اسے مخاطب کیا، آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ لڑکی زائمہ کو دیکھتی اپنائیت سے بولی، جی وہ مجھے سب سے اوپر والے فلور پر جانا ہے۔ وہ آہستگی سے بولی، آ جائیں میرے ساتھ، میں 3rd فلور پر جا رہی ہوں، آپ 5th فلور پر چلی جانا۔ مسکرا کر بولتی ہوئی لفٹ کی جانب بڑھی تو زائمہ بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی لفٹ میں داخل ہوئی۔ وہ آج سے پہلے لفٹ میں کبھی نہیں گئی تھی، بلکہ وہ تو سیڑھیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ لفٹ کیا ہوتی ہے، اس میں کیسے جاتے ہیں، اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا اندر آتے ہی اس لڑکی نے 3rd فلور کا بٹن دبایا تو وہ لفٹ خود بخود چلنے لگی، ارد گرد نظریں گھماتی وہ اب لفٹ کا جائزہ لینے لگی۔ تقریباً 2 ہی منٹ میں لفٹ 3rd فلور پر رک گئی تھی۔ آپ یہ 5th والا بٹن پریس کرنا تو لفٹ چل پڑے گی اور آپ 5th فلور پر پہنچ جائیں گی۔ زائمہ کا اس طرح سے دیکھنا وہ سمجھ چکی تھی، کوئی لفٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس نے 5th والا بٹن پریس کر دیا۔ اب 10 سیکنڈ ہی گزرے تھے جب لفٹ میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ لفٹ پوری طرح ہلی تھی، جس کی وجہ سے وہ پیچھے لفٹ کی دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ وہ جیسے ہی ٹکرائی ویسے ہی لفٹ کی لائٹ بند ہو گئی۔ لائٹ بند ہوتے ہی وہ گھبراتی ہوئی وہاں سے اٹھی۔ لفٹ میں فل اندھیرا ہو گیا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو اتنے اندھیرے میں بھی ڈر لگتا تھا۔ لفٹ جام ہو چکی تھی، وہ ایک جگہ پر اٹک چکی تھی۔ جب وہ ہڑبڑاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی، یوں اچانک اتنے اندھیرے کو دیکھ کر اسے خوف سا آنے لگا تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، جسم بے جان سا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولو، کوئی میری مدد کرو، میں یہاں پھنس گئی ہوں۔ چیختی چلاتی ہوئی وہ کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے کو زور زور سے بجانے لگی۔ اچانک سے اس کا گلا خشک ہو گیا، اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اسے آکسیجن بہت کم مل رہی تھی تو وہ بھاری بھاری سانس لینے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے سانس نہیں آ رہا، اس کا سانس کہیں اٹک گیا ہو۔ بے اختیار ڈھیر سارے آنسو ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، اسے پانی کی ضرورت تھی، اسے سفوکیشن ہو رہی تھی۔ اپنے گلے پر ہاتھ رکھتی وہ نیچے کو بیٹھتی گئی۔ ڈر تھا کہ مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پانی پانی، اور بمشکل ہی اپنے خشک ہوتے حلق سے یہ لفظ ادا کر پائی تھی، جب ایک دم اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اسے چکر آ رہا تھا، اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا۔ اس کی نازک طبیعت کی وجہ سے وہ گھبراتی ہوئی چکرا کر وہیں پر گر گئی۔ مایا کام ہو گیا ہے، بیچاری لڑکی لفٹ میں پھنس گئی ہے۔ وہ لڑکی جو اسے لفٹ میں لے کر گئی تھی اب آفس سے باہر آ کر وہ کال میں مایا سے بات کر رہی تھی۔ گڈ جاب۔ مایا اس کے کام سے خوش ہوئی تھی۔ اس نے ہی تو اس لڑکی کو بھیجا تھا کہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا جا کر جس سے اس کی آدھی جان تو چلی ہی جائے۔ پھر اس لڑکی کو جب پتہ چلا کہ لفٹ 3rd فلور سے اوپر نہیں چلتی، اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا۔ مایا کو جتنی آگ یہ سن کر لگی تھی نا کہ اسے یزدان نے فائل لانے کے لیے آفس میں بلایا ہے اور اب اسے لفٹ میں پھنسا کر اسے اتنی ہی خوشی ہوئی تھی، دوسری طرف وہ کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ آخر یہ لڑکی رہ کہاں گئی ہے؟ خود کلامی کرتے اس نے حنان کا موبائل پکڑ کر ریسیپشن میں موجود لڑکی کو کال کی۔ کوئی لڑکی آفس آئی ہے جس نے ہاتھ میں سرخ رنگ کی فائل پکڑی ہوئی ہے۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے جلدی سے پوچھا، جی سر، وہ لڑکی آپ کا ہی پوچھ رہی تھی تو میں نے اسے بتایا، پھر وہ لفٹ میں چلی گئی۔ دوسری جانب موجود لڑکی نے جواب دیا، کتنا وقت ہو گیا اسے لفٹ میں گئے ہوئے؟ لفٹ کا نام سن کر ہی اس کا دل گھبرانے لگا تھا، یہی کوئی 10 منٹ۔ دوسری جانب سے جواب سن کر اس کا میٹر ہائی ہو گیا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا لفٹ خراب ہے، وہ جام ہو جاتی ہے، پھر آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ ایک دم چیخا تھا، سر میں انہیں روکنے کے لیے گئی تھی لیکن تب تک لفٹ چل چکی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے کال کاٹ دی اور کمرے سے باہر نکل کر وہ لفٹ کی جانب بڑھا۔ 4تھے فلور پر پہنچ کر اس نے دیکھا لفٹ وہاں پر رکی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا لفٹ کے پاس آیا۔ لفٹ کے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا
कि वो क्या करे। फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने का सोचा। दोनों हाथ दरवाजे के दरमियान में रखते उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो ज़्यादा ज़ोर लगाते उसने थोड़ा सा दरवाज़ा और खोला। दरवाज़ा इतना इतना खुल गया था कि वो अंदर बआसानी झाँक सकता था। उसने देखा वो नीचे गिरी हुई थी, उसकी आँखें बंद थीं, मतलब वो बेहोश हो गई थी। इसी वक़्त उसकी आँखें फैली थीं, हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई थी। उस तक पहुँचने के लिए वो अपना सारा ज़ोर दरवाज़ा खोलने में लगा रहा था। जब उसकी मेहनत रंग ले आई थी, वो दरवाज़ा खुल गया था। उसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए, उसके पास बैठते उसका सर अपनी गोद में रखा। "ज़ाइमा, ज़ाइमा उठो, होश करो, देखो मैं आ गया हूँ।" काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, उसका दिमाग काम करना छोड़ गया था। उसके चेहरे को थपक रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। उसका सारा वजूद पसीने में शराबोर था। उसने महसूस किया उसे बहुत कम सांस आ रहा था, उसकी धड़कन भी स्लो चल रही थी। उसने उसकी नब्ज को चेक किया, जो ना चलने के बराबर थी। वो महसूस कर चुका था उसे सांस का मसला है। उसे इस वक्त फौरी तौर पर सांस चाहिए। इतनी जल्दी वो उसे उठाकर कहाँ लेकर जाता, इतनी जल्दी वो उसके लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम कैसे करता, जबकि उसकी सांसें तो मद्धम हो गई थी। जबकि उसे इस हालत में देखकर उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। उसने उसके हाथों को पकड़ा जो ठंडे पड़ चुके थे। उसका हाथ पकड़कर उसने उसका हाथ अपने हाथ पर रगड़ा ताकि उसे गरमाइश मिले। उसके पास अब एक ही रास्ता था। फिर उसने आओ देखा ना ताव देखा, उसे मसनूई सांस देने के लिए वो उसके लबों पर झुक गया। वो एक हाथ उसके मुंह पर रखकर उसके होठों को गोल टेप दी गोल शेप दी ताकि वो बासानी उसे सांस दे सके। उसके होठों पर अपने होठ रखते उसने एक लंबा सांस खींचकर उसके मुंह में मुंतकिल किया। उसका एक हाथ उसके चेहरे पर था, जबकि दूसरा हाथ वो उस हाथ से उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, जो ठंडा पड़ चुका था। वो उसके ऊपर झुका हुआ था, उसे सांस दे रहा था। इस दौरान उसका मुंह फूल रहा था। उसके होठों के दरमियान में उसके होंठ थे, जिसके ज़रिए वो अपना सारा सांस उसे दे रहा था ताकि वो जल्दी से होश में आ जाए। वो उसे सांस देने में इस कदर मगन था कि उसके जिस्म पर हुई हरकत भी उसने महसूस नहीं की थी। उसके लगातार सांस देने की वजह से उसने एक गहरा सांस अपने अंदर खींचा था। उसे होश आ चुकी थी। उसकी सांसों ने आज उसकी सांसें बचा ली थी। किसी की गर्म सांसें अपने मुंह के अंदर जाते महसूस करते उसने झट से अपनी आंखें खोली थी। यज़दान को अपने इतना करीब देखकर और उसे सांस देते देखकर वो हकदक ही रह गई थी। उसकी पूरी आंखें फैली थी, वो शल हो गई थी। उसने अब उसका मसनूई सांस अपने अंदर खींचा तो बेक उसी वक्त यज़दान ने उसकी हैरत से फैली नज़रों में झांका। वो उसे ही देख रही थी जब यज़दान ने अपनी नीली आंखें उसकी आंखों में डाली। उसकी आंखों में हैरत का समा देखकर वो उसे सांस देते देते रुका था, लेकिन उसके होंठ अभी भी उसके होठों पर ही थे। यज़दान का नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखना उसकी सांसें मुंतशिर कर गया। वो एक गहरा सांस लेती अपने होठ उसके होठों की पकड़ से निकालने लगी, जिसको महसूस करते यज़दान ने उसके होठों को आज़ादी दी तो वो उछलती हुई उससे दूर हुई। ऐसे जैसे ये सब देखकर 400 वोल्ट का झटका लगा था। उसका दिल तेज से धड़कने लगा था, जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो इज़ान से नज़र नहीं मिला सकती थी, इसलिए फ़ौरन ही उसने नज़रें झुका ली। ठीक हो तुम? वो तफक्कुर आमेज़ लहजे में बोला था। आपने मुझे किसकी? इसे यकीन नहीं आ रहा था यज़दान ने ये सब किया है। डरी काँपती आवाज़ में वो बोली थी। तो यज़दान ने उसे अपनी नज़रों का मरकज़ बनाया। मैंने तुम्हें सांस दिया है, किसने ही की। वो सपाट लहजे में उसे बताने लगा। हाँ, तो वही हुआ ना, आपने मुझे किस की। वो उसकी बात की तस्हीह करने लगी। सांस देने में और किस करने में बहुत फ़र्क होता है ज़ायमा। वो उसे प्यार से समझाने लगा था, जबकि उसे अब ठीक हालत में देखकर उसे सुकून मिला था। रास्ता तो दोनों का एक ही है ना। अपने दुपट्टे को सही तरह लेती वो उसे नज़र चुराती मासूमियत से बोली, हाँ की है किस मैंने तुम्हें। फिर वो अब डट कर बोला था, आपको शर्म नहीं आई मुझे किस करते हुए। उसका ये बचकाना सवाल उसके होठों पर तबस्सुम बिखेर गया था, जबकि वो सही सहमी हुई अब अपनी उंगलियों को चटकने लगी थी। मुझे क्यों शर्म आएगी, अपनी बीवी को किस की है, किसी और को नहीं। नॉर्मल अंदाज में गंभीर लहजे में बोलता वो उठ खड़ा हुआ, मगर उसकी बीवी कहने पर ज़ायमा का दिल उछलने लगा था। तो यज़ान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, चलो उठो। हाथ आगे करते उसे उठने का इशारा किया तो वो अपना कपकपाता और ठंडा हाथ उसके हाथों में रख गई। उसके हाथ पर वज़न डालते वो भी उठ खड़ी हुई और उसके साथ चलने लगी।
ज़री की तबीयत को बार बार कॉल करके मुलाजमा से पूछ रहा था, पर इवनिंग टाइमिंग पर वो फार्म हाउस को जाने अपनी गाड़ी बढ़ा गया था। फार्म हाउस में पहुंचकर लाउंज का रास्ता तय करके वो कमरे में दाखिल हुआ, जिसे बाहर से लॉक कर रखा था। उसने देखा वो बेड पर लेटी हुई थी, आंखें उसने मूंदी हुई थी। शायद उसकी तबीयत पूरी तरह अभी भी सही नहीं हुई थी। हौले हौले कदम उठाते हुए चलता हुआ उसके पास आया। बेड पर उसके करीब बैठते उसने बुखार चेक करने के लिए उसके माथे पर हाथ रखा, जो गर्म तो था मगर कल की निस्बत ज़्यादा नहीं था। उसके छूने पर उसने अपनी आंखें खोली। हनान को देखते वो हल्का सा मुस्कुराई, जबकि उसकी आंखें खोलते ही उसकी आंखों की वहशी उसकी आंखों के वहशीपन को देखकर वो ठिठक गया। तो नज़र जब उसके मुस्कुराते होठों पर पड़ी तो उसका जहन अजीब ही कश्मकश में मुब्तला हुआ। आ गए आप? आपको पता है मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, वो मुस्कुराकर बोल रही थी। लेकिन हनान उसे मुस्कुराते देख अब और इतने प्यार से बात करते देख सकते में चला गया था। कहीं बुखार का असर उसके दिमाग पर तो नहीं हो गया था, जो वो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही थी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन क्यों? उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए नरमाहट भरे लहजे में बोला, वो कल रात जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आप बताएं ना मुझे, किस तरह आपने मेरा फ़ायदा उठाया? उसकी तहरान और तंज़िया मुस्कुराहट अब गहरी हुई थी। ये क्या बोल रही हो तुम? वह हैरत ज़दा सा उसे देखने लगा था। उसे इसकी बात की खास समझ नहीं आई थी। अरे आप तो ऐसे मासूम बन रहे हैं जैसे कल रात आपने कुछ किया नहीं। मुझे बताएं कहाँ तक आपने मेरा फ़ायदा उठाया? और तीखी तीर चला गई थी। ज़री क्या बकवास कर रही हो तुम? कल रात मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। वो अपने हक में बोला था, जबकि उसने एक तायराना मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली थी। कल रात आप यहाँ क्यों आए थे? आप यहाँ क्या कर रहे थे मेरे पास मेरे बेड पर? उसे मुलाज़मा के ज़रिए पता चला था कि उसने कल की रात ज़री के पास गुज़ारी थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। वो सफाई से बोला था तो ज़री ने बेदर्दी से उसका हाथ झटकने पर अपने झटकते अपने हाथ से पीछे किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आपकी नीयत। उसका छोड़ा तीर सीधा निशाने पर लगा था। हनान का पुरसुकून चेहरा अब गुस्से में बदल रहा था। ज़री तुम गलत समझ रही हो। अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए सपाट लहजे में बोला था। अगर मैं गलत समझ रही हूँ तो ये सब क्या है? उसने अपने हाथ की कलाई उसके आगे की, जिस पर निशान थे उसे खींचने के निशान। आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। वो अब बेबसी की इंतहा पर थी, जबकि वो अब इश्तियाल से उसे देख रहा था। ज़री होश में तो हो तुम? उसने उसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। होश में तो मैं अब आई हूँ। आपकी की गई नीच हरकत ने मेरी आंखें खोल दी है। कल आपकी आंखों में अपने अपने लिए फ़िक्र देखकर मैं समझी थी कि आप दूसरे मर्दों जैसे नहीं हैं, मगर कल रात के बाद आपने मेरा नज़रिया तब्दील कर दिया। आप भी दूसरे मर्दों जैसे है। हवस के पुजारी वरना हवस से बोले ही आ रही थी। जब हनान गुस्से से उसे देखते उसकी जानिब लपका तो उसका सर बेड की पुश्त के साथ जा लगा। मुझे तुम्हारे जिस्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझ गई तुम? अपनी मुट्ठियों को दबोचते वो उस पर झुका और उसकी आंखों में झांकने लगा। फिर ये मेरी कलाई पर निशान कहाँ से आए? वो उसे शकी निगाहों से देखने लगी थी। मुझे नहीं पता ये निशान कहाँ से आए, लेकिन मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया। उसकी आंखों में चिंगारियाँ थी। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए हवस नहीं है, समझ गई तुम? वो हुक्मी अंदाज में बोला। आपने मुझे खरीदा है, लाए तो आप मुझे इस मकसद के लिए ही है ना? वो भी उसे बात लगाए बिना कहाँ रह सकती थी। तुमने जो समझना है तुम समझो, मैं तुम्हें अब सफाई नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अब हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तुम देखना अब तुम खुद मेरे पास आओगी। वो ठोस अंदाज में बोलता उससे दूर हुआ, लेकिन वो उसके चैलेंज भरे अंदाज में बोलने पर उसकी आखिरी बात में खो गई थी। आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं? उसने अपने आईब्रो उचकाए। यही समझ लो अब मैं नहीं, तुम खुद मेरे करीब आओगी, इश्तियाल से कहते हुए वहाँ से उठकर कमरे से बाहर चला गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या हो गई। जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, नावल को अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।